गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगसेन स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार गुप्ता। अब देखिए, हम प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे, आपको मैंने बताया था स्पेक्ट्रम लाइंस पढ़ी थी हमने, श्रेणियाँ पढ़ी थी। श्रेणियों में हमने कौन कौन सी श्रेणी पढ़ी थी? लाइमन, बार्मर, पाशन, ब्रैकेट, फोंड और हम्फ्री, ये 6 श्रेणियाँ पढ़ी थी। अब 6 श्रेणियों के बाद अब हमने उसमें श्रेणियाँ तो पढ़ ली, अब उन श्रेणियों में कैसे कैसे लाइनें प्राप्त होती हैं। हमको कोई स्पेक्ट्रम मिलता है तो उस स्पेक्ट्रम में कितनी लाइनें मिलेंगी वो हमें कैसे निकालते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। क्या टॉपिक रहेगा? स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। अब देखिए, यहाँ पर 2 प्रकार से स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलती हैं। देखो, यहाँ पर आपको पता है कि जो आपका स्पेक्ट्रम मिलता है वो क्या होता है कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आने पर जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसके द्वारा जो स्पेक्ट्रम मिलता है। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर हम 2 ऊर्जा स्तर लेंगे, एक तो उच्च ऊर्जा स्तर और एक निम्न ऊर्जा स्तर। इधर भी एक उच्च ऊर्जा स्तर और एक निम्न ऊर्जा स्तर, या हम इनको क्या कह सकते हैं? निम्न कक्षा या उच्च कक्षा। इसको भी उच्च कक्षा या निम्न कक्षा। सर, अब आपने ये 2 डायग्राम क्यों बनाए? अब देखिए, यहाँ पर एक तो हम लाएंगे इलेक्ट्रॉन को किसी भी उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में, या हम ये कह सकते हैं किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, और एक हम लेके आएंगे इलेक्ट्रॉन को किसी भी एक्साइटेड स्टेट से किसी दूसरी लोअर एक्साइटेड स्टेट में। मतलब आएगी तो एक्साइटेड स्टेट में ही, लेकिन क्या होगी? निम्न कक्षा में। जैसे यहाँ 4 होगा तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सिर्फ उच्च ऊर्जा स्तर से मूल अवस्था में, मतलब n बराबर 1 में ही आएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा? n बराबर 1 में। ये बात ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या होगा? n बराबर 1, और यहाँ पर कोई भी कक्षा हो सकती है n क्या है? यहाँ पर उच्च कक्षा। जब हम स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या निकालेंगे ns, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? n इंटू n-1/2। ये इसका क्या होगा? फॉर्मूला होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसे ध्यान रखना। जैसे सपोज मैं बोलता हूँ कि कोई हाइड्रोजन परमाणु है, उसमें से इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा से प्रथम कक्षा में आता है, तो बनने वाली स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करो। तो क्या रखोगे? उच्च कक्षा कौन सी है? 5, तो 5वीं कक्षा से आ रहा है, पहली में आ रहा है, तो 5 इंटू 5-1/2 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4/2 बराबर 10। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, यहाँ पर कितनी लाइनें मिलेंगी? स्पेक्ट्रमी लाइनें 10 स्पेक्ट्रमी लाइनें मिलेंगी। तो ये बात ध्यान रखना, इन चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना। नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं? इसमें दूसरा टाइप मैंने क्या बोला है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में तो आ रहा है, लेकिन मूल अवस्था में नहीं आ रहा है। कहाँ पर नहीं आ रहा? मूल अवस्था में। मतलब n इज़ ग्रेटर देन 1। इसको क्या बोल रहे हैं हम? n बोल रहे हैं। तो ऊपर वाली कक्षा को क्या बोल रहे हैं? m। ऊपर वाली कक्षा को क्या बोल रहे हैं? m। और नीचे वाली कक्षा को क्या बोल रहे हैं? n। ये बात समझ में आ गई? तो इधर आपको जो स्पेक्ट्रमी लाइन निकालनी होंगी, उनके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? m-n इंटू m-n+1/2। ये क्या होता है?
स्पेक्ट्रमी लाइन निकालने का फॉर्मूला। और ये ध्यान रखना ये कब एप्लीकेबल होगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है लेकिन मूल अवस्था में नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर आ रहा है, मूल अवस्था में आ रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हो ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था में नहीं आता। और ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था में आएगा। ये दोनों ही चीज़ें हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये दो फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना ध्यान से। मैंने पहले बोला है ये तो कब है, जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा। ये भी कब है, जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, मतलब मूल अवस्था में आ रहा है। लेकिन जब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में तो आ रहा है लेकिन ग्राउंड स्टेट में नहीं आ रहा, मतलब कोई ना कोई सी एक्साइटेड स्टेट में आता है, तब तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और जब ग्राउंड स्टेट में आता है तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अपना कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा से सभी संक्रमण पदों से होता हुआ, क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु लिया है हमारा और क्या बोला है, 5वीं कक्षा से इलेक्ट्रॉन सभी संक्रमण पदों में होता हुआ, सभी संक्रमण पदों में होता हुआ, सभी संक्रमण पदों में होता हुआ प्रथम कक्षा में आता है, प्रथम कक्षा में आता है। तो अब आपको क्वेश्चंस बताने हैं। पहला, कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या। दूसरा है लाइमन श्रेणी में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, लाइमन श्रेणी में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या। थर्ड नंबर पे आता है आपका अवरक्त क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, अवरक्त क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम। अब आपको मैंने बताया कि ये 5वीं कक्षा से कौन सी कक्षा में आ रहा है, प्रथम कक्षा में आ रहा है, मतलब मूल अवस्था में आ रहा है। तो कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या निकालने के लिए किस फॉर्मूले को लगाओगे आप, NS बराबर n-1/2, 5/2/2, 5 × 5-1/2 कितना आ जाएगा, 10। कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी आएगी, 10।
अब हमको निकालनी है कि लाइमन की कितनी होगी, अवरक्त क्षेत्र में कितनी होगी। अब देखिए, या तो वो आपसे इस प्रकार पूछ सकता है कि लाइमन श्रेणी में कितनी रेखाएं पाई जाएंगी, या आपसे पूछ ले कि लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में पाई जाती है, यूवी क्षेत्र में मिलती है, तो यूवी क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी होगी। या आपसे पूछ ले बार्मर में कितनी मिलेंगी, और बार्मर की जगह या क्या बोल सकता है कि दृश्य प्रकाश में पाए जाने वाली स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी होगी। ये आपको दोनों ही चीज़ पूछ सकता है, या तो श्रेणी का नाम देके पूछ सकता है या क्षेत्र का नाम देके पूछ सकता है। दोनों का मतलब एक ही होगा, दोनों में सेम मेथड लगेगा, बस नाम अलग अलग होंगे, तरीका सेम है। नेक्स्ट देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है ये कौन सी कक्षा से आ रहा है, 5वीं कक्षा से आ रहा है। तो 5 ऊर्जा स्तर बनाते हैं हम सबसे पहले, 1 2 3 4 और 5। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और n बराबर 5। इलेक्ट्रॉन इस जगह है, ये इलेक्ट्रॉन है आपका। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है, लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी, अब देखो इलेक्ट्रॉन पहले डायरेक्ट 5 से 1 में आ जाए, ये भी तो लाइमन श्रेणी है। 4 से 1 में आ जाए, 3 से 1 में आ जाए और 2 से 1 में आ जाए। तो टोटल कितनी लाइन मिली है हमको, 1 2 3 4। लाइमन की कितनी लाइन मिली है, 4 लाइनें मिली हैं। लाइमन श्रेणी की कितनी लाइनें मिली हैं, 4 लाइनें। यदि आपसे कोई पूछे कि लाइमन श्रेणी में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 4। और यदि आपसे कोई ऐसे भी पूछ ले कि यूवी क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी है, तो वो भी क्या बोलोगे आप, 4। अब अवरक्त क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र में कौन कौन सी आपकी श्रेणियां आती हैं, वो उन सभी श्रेणियों को योग करके लिखना है। ध्यान रखना, अवरक्त क्षेत्र में आपको पता है कि 3 जो आपकी दृश्य प्रकाश को छोड़कर सारी श्रेणियां किस में आती हैं, अवरक्त क्षेत्र में आती हैं। अब देखिए, ये तो आपने लाइमन की निकाल ली, बार्मर की कैसे निकालोगे कि यहाँ से सेकंड वाले में आएंगी, ये हो गया। अब बार्मर के बाद पाश्चन की कैसे निकालोगे, यहाँ से थर्ड में आएंगी। फिर पाश्चन के बाद ब्रैकेट में कहाँ से, n बराबर 5 से n बराबर 4। अब देखो यहाँ पर लाइमन में इतनी थी, बार्मर में इतनी थी। बार्मर में कितनी है, 1 2 3। तो बार्मर में कितनी है, 3 स्पेक्ट्रमी रेखाएं। इधर पाश्चन में कितनी है, 2। ब्रैकेट में कितनी है, 1। अब देखो यहाँ पर ये जो लाइमन है, लाइमन श्रेणी किस में आती है, आपकी यूवी क्षेत्र में। तो ये तो अवरक्त क्षेत्र में आएगी नहीं। ये जो आपकी बार्मर श्रेणी है, ये किस में आती है, विजिबल में, दृश्य प्रकाश में। तो ये भी आपकी अवरक्त क्षेत्र में नहीं आएगी। लेकिन आपकी जो ब्रैकेट है और आपकी कौन सी है, पाश्चन, ये दोनों ही किस में आती हैं, आपकी अवरक्त क्षेत्र में। तो 2 तो किसकी, पाश्चन की, और 1 किसकी, ब्रैकेट की। 2 और 1 3। तो टोटल अवरक्त क्षेत्र में कितनी रेखाएं आएंगी, 3 रेखाएं आएंगी। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ध्यान से दोबारा देख लो, कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या हम फॉर्मूले से निकालेंगे। उसके बाद जो भी श्रेणी निकालनी होगी, पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा में आ रहा है। जब 5th से किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है, तो अब 5th से 1 में इलेक्ट्रॉन को लेके आओ। तो 5th से 1 में आने के कौन कौन से पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो 5वीं से डायरेक्ट पहली में आ जाए, 4थी से पहली में आ जाए, 3री से पहली में आ जाए और 2री से पहली में आ जाए। इस प्रकार 4 रेखाएं हमको मिल सकती है। जब 4 रेखाएं मिल सकती हैं तो हमको कितनी लाइनें मिलेंगी, स्पेक्ट्रमी लाइनें, लाइमन की 4। ये बात समझ में आ गई। जब आपको पता है कि यदि आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड कक्षा में आएगा, तो सेकंड कक्षा में आने के लिए कौन कहाँ से आ सकता है, 5th नंबर की कक्षा से आ सकता है। 5वीं से 2 में आ जाए, 4थी से 2री में आ जाए और 3री से 2री में आ जाए। तो कितनी रेखाएं मिल रही हैं, 3। बार्मर की 3। ऐसे ही पाश्चन की, पाश्चन में n बराबर क्या होता है, 3।
n1 बराबर 3, तो मतलब तीसरी कक्षा में आएगा। तीसरी कक्षा में कहाँ से आएगा, या तो चौथी से या पांचवी से। तो कितनी लाइनें मिल रही हैं, 2। इधर बात करें हम किसकी, ब्रैकेट की, ब्रैकेट में कौन सी कक्षा में आता है इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में आता है। और जब चौथी कक्षा में आता है तो कहाँ से आएगा, पांचवी से। तो चौथी से पांचवी से चौथी में आने के लिए कितनी लाइनें बनाएगा, 1 लाइन। अब यहाँ पर ये दो क्षेत्र तो किसके हैं, ये दो श्रेणियाँ यूवी और विजिबल की, लेकिन ये दोनों किसकी हैं, आपकी अवरक्त क्षेत्र की। तो टोटल कितनी है, टोटल अवरक्त क्षेत्र में कितनी है, 2 + 1। और यदि आपसे ऐसे पूछता कि पाश्चन में कितनी है तो 2, ब्रैकेट में कितनी है तो 1, और अवरक्त में पूछे तो इन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 2 + 1 = 3। इस प्रकार हमने क्या निकाला है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, घर के लिए आप उनको करना, अच्छे से सॉल्व करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु 5वीं कक्षा से होता हुआ प्रथम कक्षा की जगह यहाँ पर कौन सी कक्षा में आता है, द्वितीय कक्षा में। कौन सी कक्षा में आएगा, द्वितीय कक्षा में। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, लाइमन श्रेणियों की संख्या या परावैंगनी क्षेत्र में श्रेणियों की संख्या। क्या बताना है, लाइमन श्रेणियों की संख्या या परावैंगनी क्षेत्र में श्रेणियों की, लाइनों की संख्या। क्षेत्र में लाइनों की संख्या। सेम यही तरीका होगा। क्वेश्चन एक बार फिर देख लें। पहले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, जो हाइड्रोजन परमाणु था उसमें से जो इलेक्ट्रॉन था वो 5वीं कक्षा से पहली कक्षा में लेके आया था। अब जो इलेक्ट्रॉन है मैं 5वीं से कौन सी कक्षा में लेके आ रहा हूँ, दूसरी कक्षा में या द्वितीय कक्षा में, n = 2 में लेके आ रहा हूँ। तो वही तीनों क्वेश्चन बताने हैं आपको कि कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, लाइमन श्रेणी में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, और तीसरा अवरक्त क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या। ये तीनों क्वेश्चंस बताने हैं। यदि आप इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझा होगा तो इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत कहीं पर भी नहीं आएगी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने संख्या निकाल ली, तो अब हमने एक छोटा सा वर्ड पढ़ा था तरंगदैर्घ्य, कि तरंगदैर्घ्य निकालते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। क्या होगा, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। इस क्वेश्चंस को मैं हटा रहा हूं। यहां पर संख्या की जगह क्या हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की वेवलेंथ ज्ञात करना। अब देखो, जो वेवलेंथ ज्ञात करते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है μ/बार। ये क्या होता है, μ/बार, जिसे क्या लिख सकते हैं, 1/λ। जिसे क्या लिख सकते हैं, 1/λ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, RH Z² अपॉन 1/n1² माइनस 1/n2²। क्या होता है फॉर्मूला, μ/बार। अब इस μ/बार को क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं तरंग संख्या। इसको क्या बोला जाता है, तरंग संख्या, वेव नंबर। इसको क्या बोलते हैं, तरंग संख्या या वेव नंबर। लैम्ब्डा को क्या बोला जाता है, लैम्ब्डा को बोला जाता है आपका वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। लैम्ब्डा क्या होती है आपकी, तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। अब देखिए यहाँ पर जो ये μ/बार है, μ/बार, ये बराबर होता है 1/λ के, और 1/λ बराबर क्या होता है, RH × Z², ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2²।
ये बात समझ में आ गई होगी आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और हम क्या लिख सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मुझे तो रट लो, MTR। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें है क्या, देखो RH होता है रिडबर्ग स्थिरांक। RH जो होता है उसे क्या बोलते हैं, रिडबर्ग स्थिरांक, रिडबर्ग कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं, रिडबर्ग स्थिरांक या रिडबर्ग कांस्टेंट। इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 109700 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होता है, 109700 सेंटीमीटर इनवर्स। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। Z क्या है आपका, परमाणु क्रमांक। N1 का मतलब है किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। N2 का मतलब किस कक्षा से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्योंकि हम श्रेणियों के लिए ही तो निकालेंगे तरंग दैर्घ्य। तो N2 आपको मैंने बताया था कि किस कक्षा से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। N1 क्या है, किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, N1 किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। N2 क्या होगा, किस कक्षा से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सिर्फ एक ही वर्ड का फर्क है, यहाँ पर N1 में किस कक्षा में आ रहा है और ये N2 में क्या होगा, किस कक्षा से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस लैम्डा का मान निकाल सकते हो। यहाँ से जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसे क्या कर देना, इन्वर्स कर देना। देखिए अब कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप कि लाइमन श्रेणी में प्रथम रेखा रिडबर्ग स्थिरांक के पदों में तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। या ये लिख सकते हैं, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा रिडबर्ग स्थिरांक के पदों में तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा। कौन सी रेखा, प्रथम रेखा। लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा है, उसके लिए हमको क्या निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। किसके पदों में निकालनी है, रिडबर्ग स्थिरांक के पदों में निकालनी है। इसका मतलब है कि हमको रिडबर्ग स्थिरांक की जो ये वैल्यू दी हुई है, ये इस वैल्यू का मान नहीं रखना है। अब देखिए लाइमन श्रेणी की जो हमको पहली रेखा मिलती है वो कैसे मिलती है, n=1 से n=2 में। देखिए n1 तो क्या हो जाएगा 1, n2 क्या हो जाएगा 2। जब 2 से 1 में ही क्या हो जाए, ट्रांजिशन हो जाए, तो क्या होगा, हमको प्रथम रेखा मिल जाएगी। जब प्रथम रेखा मिलेगी तो हम क्या लिखेंगे, n1 = 1, n2 = 2। अब यहाँ पर n1 का मान आ गया, n2 का मान आ गया। आपको और क्या चाहिए, Z चाहिए। अब आपके लिए Z चाहिए, तो यदि हमको कोई कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मान के चलते हैं, हाइड्रोजन परमाणु। हम क्या मान के चलते हैं, हाइड्रोजन परमाणु। और यदि आपको किसी भी परमाणु का नाम स्पेसिफिक दे दे तो तब आप उसी परमाणु को लोगे, नहीं तो नाम मान के क्या चलोगे, हाइड्रोजन परमाणु। तो देखिए यहाँ पर जब हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो Z बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो फिर ये 1/λ बराबर क्या हो जाएगा, RH 1 का स्क्वायर। n1 क्या है यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करो, सॉल्व करने पर क्या आएगा, 1/λ। ये तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे वही सेम RH आएगा। यहाँ पर 1 - 1/4
1 माइनस 1/4 कितना बचेगा 3/4। 1 लैम्बडा बराबर 3/4 RH। तो लैम्बडा का मान क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा तो मतलब 4/3 अपॉन RH। ये इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। और यदि इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो हम RH का मान क्या रख देंगे 109/700 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पर मान रखेंगे, उसको सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगी उसे लिख लेंगे। एक नोट डाल के और लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1/RH क्या होगा, 1/RH बराबर क्या होगा 912 अंगस्ट्रम। क्या होगा 1/RH बराबर 912 अंगस्ट्रम होगा। इस बात को ध्यान में रखना। यदि आपसे कोई अंगस्ट्रम में पूछ ले तो ये आ जाएगा, सेंटीमीटर में पूछ लोगे तो इसका मान डायरेक्टली रख देना। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप घर से करना। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइमन श्रेणी की दो रेखा या ऐसा लिखिए, लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा व बामा श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन है, लाइमन श्रेणी की तो द्वितीय रेखा और बामा श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात करो। द्वितीय रेखा और बामा श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात करो। आपको ये क्वेश्चन घर से करना है और आप बिल्कुल कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को करने की, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये आते हैं आपके इस चैप्टर से, ये न्यूमेरिकल आते हैं छोटे छोटे और बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही आसान। अब नेक्स्ट देखिए, ये तो मैंने ये क्वेश्चन बता दिए, मैंने आपको आज 2 क्वेश्चंस दिए हैं, आपको इनको करना है अच्छे से ध्यान लगा के। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इसी में आता है कि स्पेक्ट्रमी श्रेणियों की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, स्पेक्ट्रमी श्रेणियों की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य या सीमांत रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। हम क्या बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य या सीमांत तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य या सीमांत रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। अब देखिए, सीमांत रेखा की तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अनंत से किसी निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता है तो जो हमको स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त होती है वह सीमांत रेखा कहलाती है। हम क्या बोल सकते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अनंत से किसी निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, जो हमें स्पेक्ट्रमी लाइन प्राप्त होती है उसे सीमांत रेखा कहते हैं। अनंत से कहाँ आएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में। अब इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं n2 बराबर क्या हो गया, इन्फिनिटी। n1 बराबर कुछ भी मान हो सकता है उसका। अब इस फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे, इसका मान रख देंगे। सिर्फ मान रखने पर क्या आएगा, 1/λ बराबर, ये किसके लिए निकाल रहे हैं हम,
सपोज हाइड्रोजन के लिए ही निकाल रहे हैं तो Z बराबर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो RH N1 का मान एज इट इज -1/∞ का स्क्वायर। अब आपको पता है 1/∞ बराबर होता है 0। और कैसे होता है, 1/∞ को कैसे लिख सकते हैं, 1/0। ये 0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जब 0 ऊपर चला जाएगा तो इसे 1/1 इंटू क्या लिख सकते हैं, 0, जो क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार क्या आता है ये 1/∞ 0। जब यहाँ पे 1/λ होगा बराबर RH, ये वाला पद क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ 1/n1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ 1/n1 का स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/λ बराबर RH/n1 का स्क्वायर। तो लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर लिख सकते हैं n1 का स्क्वायर अपॉन RH। ये क्या होता है, सीमांत रेखा के लिए तरंग दैर्घ्य निकालना, सीमांत रेखा के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया बोर मॉडल के अंतर्गत। बोर मॉडल में nवीं कक्षा की त्रिज्या पढ़ी, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग पढ़ा, ऊर्जा पढ़ी nवीं कक्षा में, फिर स्पेक्ट्रम पढ़ी, विद्युत चुंबकीय विकिरणें पढ़ी हमने। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बाद हमने स्पेक्ट्रम श्रेणियाँ पढ़ी। स्पेक्ट्रम श्रेणियों में लाइनों की संख्या देखी, लाइनों की संख्या के बाद हमने तरंग दैर्घ्य का मान देखा। उसके बाद हमने सीमांत रेखा के लिए तरंग दैर्घ्य निकाली। अब हम जो हमारा लास्ट है इसमें वो आता है बोर मॉडल की कमियां।